हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वेंटर्स। आज हम क्लास 9th का हिस्ट्री का चैप्टर 1 पढ़ेंगे जिसका नाम है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। जो ये चैप्टर्स है हिस्ट्री के, ये पार्ट्स में डिवाइडेड हैं, छोटी छोटी वीडियोस हैं। तो अगर आपको प्लेलिस्ट चाहिए होगी तो आप नीचे लिंक में जाके प्लेलिस्ट देख सकते हैं। वहाँ पर आपको सारी वीडियोस एक साथ मिल जाएंगी। फर्स्ट अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि आखिर फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ क्यों था। इंट्रोडक्शन, ठीक है। क्योंकि अगर हमें यही पता नहीं होगा कि चीज़ें किस कहाँ से चीज़ें स्टार्ट हुई तो हम उनको कोरिलेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। फिर हम ये पढ़ेंगे कि जो लेट 18th सेंचुरी है, इसमें जो फ्रेंच की सोसाइटी थी ये कैसी थी। जैसे कि फर्स्ट हम ये पढ़ेंगे कि वो ई स्टेट में डिवाइड है, 3 स्टेट में डिवाइडेड थी। कि जो स्ट्रगल टू सर्वाइव है, द स्ट्रगल टू सर्वाइव मीन्स वहाँ के लोग सर्वाइव करने के लिए भी स्ट्रगल कर रहे थे। एंड हाउ अ सब्सिस्टेंसेस क्राइसिस हैपन, इसमें हम ये पढ़ेंगे कि आखिर ये स्ट्रगल टू सर्वाइव उन्हें क्यों करना पड़ रहा था। नेक्स्ट अब हम यहाँ पर ये भी देखेंगे कि वहाँ पर एक और नई क्लास बन के आई जिसका नाम था मिडिल क्लास, ठीक है। और कैसे मिडिल क्लास ने एंड टू प्रिविलेजेस करवाया, ठीक है। अब इंट्रोडक्शन में हम पहली चीज़ ये पढ़ेंगे कि जो लुई 16 थे, ये बर्बन डायनेस्टी से थे और ये 20 साल की उम्र में राजा बन गए थे। इनकी शादी हुई थी ऑस्ट्रियन प्रिंसेस से जिनका नाम था मारिया एंटोनिटी। और इनको अपने फादर से कोई भी ट्रेजरी नहीं मिली थी। ट्रेजरी का मतलब इनको कोई भी खजाना नहीं मिला था। अब ये राजा हैं तो इनको बहुत सारी चीज़ें मेंटेन करके चलनी पड़ती थी, जैसे कोर्ट, फेमस कोर्ट इनका वर्सेल्स है, ठीक है। इनको आर्मी मेंटेन करनी पड़ती थी, गवर्नमेंट के ऑफिसेस मेंटेन करके रखने पड़ते थे एंड यूनिवर्सिटीज़ मेंटेन करनी पड़ती थी। जिसकी वजह से कोस्ट ऐड होती गई, पैसे में जो पैसे थे वो ऐड होते गए और ये किस में जा रहे थे, डेब्ट में जा रहे थे, ये कर्ज में जा रहे थे, ठीक है। उसके बाद हम ये पढ़ेंगे कि इनके ऊपर 1 बिलियन लिवर्स का डेब्ट और आ गया। 1 बिलियन लिवर्स का कर्ज और आ गया। लिवर्स उस टाइम पे क्या थी, करेंसी थी, करेंसी ऑफ फ्रांस थी उस टाइम पे। अब ये आखिर ये 1 बिलियन लिवर्स का डेब्ट आया क्यों, ये इसलिए आया क्योंकि लुई 16 ने 13 अमेरिकन कॉलोनीज को इंडिपेंडेंस पाने में, आज़ादी पाने में हेल्प की थी। फ्रांस के एंड फ्रांस के एंड अमेरिका के कॉमन एनिमी जिसका नाम है ब्रिटेन। अब उनके पास इतना कर्ज बढ़े जा रहा था, बढ़े जा रहा था, जिसकी वजह से फाइनली उनको क्या करना पड़ रहा था, टैक्सेस को इंक्रीज करना पड़ रहा था। अब हम यहाँ पर ये पढ़ेंगे कि आखिर लेट 18th सेंचुरी में जो फ्रेंच सोसाइटी थी वो कैसी थी। फर्स्ट हम इसमें जो टॉपिक पढ़ेंगे वो यही पढ़ेंगे कि ये जो सोसाइटी थी ये ई स्टेट्स में डिवाइडेड थी। यहाँ पर हम फर्स्ट ई स्टेट की बात करें तो इसमें इसको हम क्लर्जी बोलते हैं और यहाँ पर ज़्यादातर चर्च के मेंबर्स होते हैं, जैसे प्रीस्ट हो गए, फादर हो गए, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पर ये देखेंगे जो सेकंड ई स्टेट था वो नोबेलिटी था। और जो ये दोनों ही ई स्टेट थे ये रिचर सेक्शन ऑफ सोसाइटी थे, ये रिचर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, ठीक है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि जो थर्ड स्टेट है इसमें बिग बिजनेसमैन है, मर्चेंट है, कोर्ट है, ऑफिशियल्स है, लॉयर है, पीसेंट है, आर्टिशंस है, स्मॉल पीसेंट्स है, लैंडलेस लेबर है, सर्वेंट्स है। ये सारे के सारे किस में आते थे, थर्ड स्टेट में आते थे और इनको पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी माना जाता था, ठीक है। उसके बाद अब हम इन तीनों स्टेट को अलग अलग से पढ़ेंगे कि आखिर इतना डिफरेंसेस क्यों थे तीनों स्टेट में। तो जब हम फर्स्ट स्टेट क्लर्जी की बात करें तो इनके पास राइट्स फ्रॉम बर्थ थे, पैदा होते ही इनके पास कुछ राइट आ जाते थे, जैसे कि इनको टैक्स पे करने की ज़रूरत है ही नहीं। ये क्या एक टैक्स होता है तिथि, जो ये तिथि होता था ये किससे कलेक्ट करते थे, पीसेंट से अलग कलेक्ट करते थे। जैसे इनके पास लैंड्स है तो ये पीस फार्मर्स को दे देते थे और उसमें से जो भी 1/10 जितना भी प्रोडक्शन हुआ है उसमें से 1/10 प्रोडक्शन जो पीसेंट है, फार्मर है, वो उसको क्लर्जी को देनी पड़ती थी, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि इनके पास और प्रिविलेजेस भी थे जिसको हम बोलेंगे फ्यूडल प्रिविलेजेस।
इनको ये फ्यूडल टैक्स भी बोल सकते हैं कि ये टैक्स लेते किस फॉर्म में, मनी की फॉर्म में या सर्विसेज की फॉर्म में। ये फ्यूडल प्रिविलेजेस भी इनको बर्थ से ही थे, ठीक है। फिर हम दूसरा पढ़ेंगे सेकेंड स्टेट जो है नोबेलिटी। यहाँ पर भी हम सेम चीज़ पढ़ेंगे कि इनको भी राइट फ्रॉम बर्थ था, इनको कोई टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। सेम चीज़ इनके पास भी फ्यूडल प्रिविलेजेस थे, ये फ्यूडल टैक्सेस ले सकते थे किसकी फॉर्म में, मनी और सर्विसेज की फॉर्म में। अब हम बात करें थर्ड ई स्टेट की, तो थर्ड ई स्टेट को सारे टैक्सेस पे करने पड़ते थे, ठीक है। और यहाँ तक कि इनको कुछ इनडायरेक्ट टैक्सेस भी पे करने थे पड़ते थे, जो इनकी एवरीडे लाइफ की चीज़ें जैसे कि सॉल्ट और टबैको पे भी इनको क्या करने पड़ते थे, इनको टैक्स पे करने पड़ते थे, ठीक है। मीन्स मेनली जिसको जो ऊपर के दो स्टेट है वो मज़े में है, और जो थर्ड ई स्टेट को है उसको सारे जो टैक्सेस है वो चुकाने हैं। मीन्स किसको दबाया जा रहा है, थर्ड ई स्टेट को, ठीक है। यहाँ पर हम जो यहाँ पर जो थर्ड ई स्टेट थे इनको एक और टैक्स पे करना पड़ता था, जो था कि ये डायरेक्टली स्टेट को पे किया जाता था, जिसका नाम था टिले। ये वही टैक्स है जो किस पे, सॉल्ट एंड टोबैको के कंजप्शन पे लगाया गया था, ठीक है। अब यहाँ पर ये पढ़ेंगे द स्ट्रगल ऑफ सर्वाइवल। आखिर सर्वाइवल के लिए लोग स्ट्रगल क्यों कर रहे थे। फर्स्ट हम पढ़ेंगे इसमें सब्सटेंसेस क्राइसिस। सब्सटेंसेस क्राइसिस वो सिचुएशन होती है जब लोगों की जो बेसिक लाइवलीहुड है वो भी एंडेंजर्ड हो जाती है, उस पर भी खतरा आने लग जाता है। जैसे यहाँ पर देख रहे हो कि आदमी है, ये क्या क्या लेके आया है, ग्रेन लेके आया है, फ्रूट्स लेके आया है, सैलेड लेके आया है, और जो ये फैट लॉट है ये बैठ रखा है, और ये सारी चीज़ें एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, ठीक है। लेकिन वो ये भी केयर नहीं करता कि मैं उसकी तरफ देख सकूं, क्योंकि वो उसकी तरफ नहीं देख रहा, वो उन चीज़ों की तरफ देख रहा है जो उसको उससे मिलेंगे। अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि आखिर ये सब्सिस्टेंसेस क्राइसिस जो सर्वाइवल की इतने स्ट्रगल है ये आए क्यों। फर्स्ट हम ये देखेंगे कि वहाँ पर जो प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन है वो कम हो गया था। क्यों कम फूड ग्रेन है वो कम हो गया था, जिसकी वजह से जो प्राइस ऑफ ब्रेड है, जो वहाँ का ब्रेड जो स्टेपल डाइट है उसके प्राइस इन्होंने इंक्रीज कर दिए। अब यहाँ पर एक और चीज़ ये होती थी कि जो लेबरर के वेजेस थे वो उनके ओनर डिसाइड करते थे। इसका मतलब ये है कि अगर अगर ब्रेड वगैरह के प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि इनके वेजेस भी इंक्रीज होंगे। वेजेस किस पे डिपेंड करते हैं, ओनर्स पे। तो वेजेस जो थे वो उनके राइज ऑफ प्राइस के साथ क्या नहीं कर पा रहे थे, कीप अप नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से पुअर और रिच के बीच में जो गैप था वो इंक्रीज होते जा रहा था। फर्दर जो कंडीशन थी वो ख़राब कैसे हुई कि वहाँ पर ड्रॉट आ गया, सूखा आ गया, हेल आ गया, जैसे बारिश के टाइम पे नहीं पड़ते वो वाइट वाइट मोटी मोटी बूंदें, वो जिसकी वजह से जो हार्वेस्ट थी वो क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। अब यहाँ पर एक फ्लो चार्ट है, ये भी एनसीईआरटी का है, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ कि बेड हार्वेस्ट हुई है, कहाँ पर बेड हार्वेस्ट हुई है, फ्रांस में, जिसकी वजह से ग्रेन की कमी हो गई है, ठीक है। ग्रेन की कमी होगी तो फूड के प्राइसेस इंक्रीज होंगे, फूड के प्राइसेस इंक्रीज होंगे तो जो पुअर सेक्शन है वो ब्रेड को बाई ही नहीं कर पाएगा। ब्रेड बाई नहीं किया तो जो उनकी बॉडी है वो क्या बन जाएगी, वीकर बन जाएगी, और वीकर बॉडी बनी तो जो इंक्रीज इन डेथ, जो डेथ के चांसेस है वो और ज़्यादा इंक्रीजेस हो जाएंगे। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि अगर उन्होंने ब्रेड बाय नहीं किया तो उसकी वजह से फूड रायोट्स हो सकते हैं। फूड रायोट्स कैसे होंगे, झगड़े होने लग जाएंगे, जिसकी वजह से डिजीज एपिडेमिक्स हो सकते हैं, बीमारियां फैल सकती है, और उससे भी क्या होगा एट द एंड, इंक्रीज इन डेथ रेट। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर हार्वेस्ट बैड हुई है तो ग्रेन्स जो होंगे वो कम हो जाएंगे, जिसकी वजह से फूड के प्राइस इंक्रीज हो जाएंगे। उसके बाद जो पुअर है वो ब्रेड ले नहीं पाएंगे, जिसकी वजह से उनकी बॉडी वीक हो जाएगी, और बॉडी वीक हो जाएगी तो वो क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। सेम चीज़ यहाँ पर हो रही है कि अगर वो बाय ब्रेड नहीं कर पा रहे तो फूड रायोट्स मीन्स झगड़े होंगे, जिसकी वजह से डिजीज एपिडेमिक फैलेगा, और जो डेथ के केसेस है वो इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पर नई चीज़ देखेंगे कि वहाँ पर एक और स्टेट ने आने लग गया था। हमने तीन स्टेट पढ़े थे, क्लर्जी, नोबेलिटी एंड थर्ड स्टेट। अब हम पढ़ेंगे एक और, मिडिल क्लास। क्या हुआ था पहले के टाइम पे, जो पीसेंट्स थे, जो वर्कर्स थे, इन्होंने पार्टिसिपेट किया था रिवोल्ट्स में, किसके अगेंस्ट में, इंक्रीजिंग टेस्ट और टैक्सेस और फूड स्कार्सिटी, जो टैक्स बढ़े जा रहे हैं और जो फूड की
कमी हो रही है उस पे, लेकिन इनके पास मीन्स नहीं थे और मेजर्स नहीं थे। मीन्स इनके पास चीज़ें नहीं थी जिनकी वजह से ये इनमें चेंजेस ला सके। ठीक है, फिर हम अब यहाँ पर ये पढ़ेंगे कि मिडिल क्लासेस में आखिर कौन कौन आते हैं। मिडिल क्लासेस में फर्स्ट पढ़ेंगे कि हम मर्चेंट्स आते हैं। अभी मर्चेंट्स ने अपना सारा पैसा कहाँ से कमा रखा है, ओवरसी ट्रेड से। दूसरे देशों में जाके इन्होंने क्या किया है, ट्रेड किया है। अब सेकेंड हम पढ़ेंगे कि इनमें मैन्युफैक्चरर्स थे, जैसे वूल और सिल्क टेक्सटाइल। इन्होंने अपना सारा पैसा इन्हीं से कमाया था। ठीक है, फिर इनमें लॉयर्स थे, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स थे। ठीक है, ये सारे मिला के क्या बनाते थे, मिडिल क्लास बनाते थे। ये एजुकेटेड थे, इसीलिए बिलीव करते थे कि किसी के पास भी प्रिविलेजेस फ्रॉम बर्थ नहीं होना चाहिए। दूसरा ये बोलते थे कि जो पर्सन की सोशल पोजीशन है वो किस पे डिपेंड करनी चाहिए, उसके मेरिट्स पे, कि वो कितना पढ़ा लिखा है। तीसरा इन्होंने ये बोला कि अगर सोसाइटी होनी चाहिए तो वो किस पे बेस्ड होनी चाहिए, फ्रीडम पे, इक्वल लॉ पे एंड अपॉर्चुनिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटीज पे बेस्ड होनी चाहिए। और जो ये सारे आइडिया थे ये पुट फॉरवर्ड किसने किए, सारे पुट फॉरवर्ड किए फिलोसोफर्स ने। और यही चीज़ें हम अभी पढ़ेंगे कि कौन कौन से फिलोसोफर्स हैं जिन्होंने ये आइडिया पुट फॉरवर्ड किए। जो फर्स्ट हम फिलोसोफर पढ़ेंगे ये है जॉन लोकी। इनकी बुक थी टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, इन्होंने यहाँ पर ये लिखा, रिफ्यूज द डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट टू मोनार्क। मतलब डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन का मतलब होता है कि यहाँ पर ये होता है कि किंग इज, सबसे ऊपर कौन है, किंग है। ठीक है, मतलब एक तरह से यहाँ पर गॉड किसको माना जाता है, किंग को माना जाता है। और दूसरा कि जो सारी राइट है वो किसके पास नहीं होनी चाहिए, वो किंग के पास नहीं होनी चाहिए। दूसरा हम जिसके बारे में पढ़ेंगे फिलोसोफर वो है जीन जैको रूसे। इन्होंने बोला कि गवर्नमेंट किस पे बेस्ड होनी चाहिए, इन्होंने बोला गवर्नमेंट बेस्ड होनी चाहिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट पे। और ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में होना चाहिए, ये पीपल एंड उसके रिप्रेजेंटेटिव के बीच में होना चाहिए। थर्ड जो हम फिलोसोफर पढ़ेंगे वो है मॉन्टेस्की। इन्होंने ये बुक लिखी थी स्पिरिट ऑफ लॉयल, द स्पिरिट ऑफ लॉस। और इन्होंने बोला कि क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट की पावर को ही डिवाइड कर दो, एक के हाथ में पावर रखो ही मत। इन्होंने बोला गवर्नमेंट की पावर को डिवाइड कर दो, किस किस के बीच में, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं न्यायपालिका, कार्यपालिका। ठीक है, नेक्स्ट हम ये बोलेंगे कि हम यहाँ पर ये बोला गया कि आखिर जो ये फिलोसोफर्स के आइडिया थे ये स्प्रेड कैसे हो रहे थे, लोगों के बीच में कैसे जा रहे थे, लोगों को कैसे पता चल रहा था कि जो ये फिलोसोफर है ये बोलना चाहता है। तो ये क्या हो रहा था कि जो सैलून्स हैं या जो कॉफ़ी हाउसेस हैं, यहाँ पर जाके लोग इस टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, ये स्प्रेड हो रही थी बुक्स के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू। और अगर कोई बंदा रीड नहीं कर सकता या राइट नहीं कर सकता तो जो वो ग्रुप में कोई ना कोई एक लाउडली इन चीज़ों को क्या करने लग जाता था, पढ़ने लग जाता था, ताकि उनको भी पता चले कि क्या क्या चीज़ें हो रही है। अब हम एक बार रिकैप ले लेते हैं। फर्स्ट हमने ये पढ़ा कि जो लुई 16 थे वो बर्बन डायनेस्टी से हैं। 20 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई थी। 20 साल की उम्र में वो राजा बन गए थे। फिर उनकी शादी हो गई थी मारी एंटोनिटी से। उनके पास कोई भी खजाना नहीं आया उनके फादर से, ऊपर से उनको बहुत सारी चीज़ें मेंटेन करनी पड़ रही थी, जैसे कोर्ट हो गया, आर्मी हो गया, गवर्नमेंट ऑफिसेज हो गए, जिसकी वजह से उन पे डेप्ट इंक्रीज करे जा रहा था। फिर लास्ट हम ये पढ़ेंगे कि उनमें 1 बिलियन लिवर्स का जो डेप्ट था वो और बढ़ गया। क्यों बढ़ गया, क्योंकि उन्होंने 13 अमेरिकन कॉलोनीज को इंडिपेंडेंस, फ्रीडम पाने में हेल्प की थी। अब जब इतना ज़्यादा डेप्ट बढ़े जा रहा है तो उन्होंने सोचा कि मैं टैक्स इंक्रीज कर देता हूँ। फिर हमने ये पढ़ा कि लेट 18 सेंचुरी में आखिर जो हमारी फ्रेंच सोसाइटी थी वो कैसी थी। जैसे हमने पढ़ा कि वो ई स्टेट में डिवाइडेड थी, फर्स्ट ई स्टेट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट ई स्टेट में क्लर्जी थे, जैसे चर्च में जैसे प्रीस्ट होते हैं, फादर, मेनली इनमें यही लोग आते थे। दूसरा है नोबेलिटी, जो ये दोनों ही है, क्लर्जी एंड नोबेलिटी, ये टीचर सेक्शन से थे। और जो थर्ड ई स्टेट था इसको पोअरर सेक्शन माना जाता था। उसके बाद हमने ये पढ़ा कि जो फर्स्ट एंड सेकंड ईस्टेट थे इनके पास राइट्स फ्रॉम बर्थ थे, जैसे इनको कोई टैक्स पे नहीं करना, फ्यूडल प्रिविलेजेस हैं ये, और भी कई टैक्सेस पीसेंट जो छोटे फार्मर्स हैं उनसे निकाल रहे हैं। थर्ड ईस्टेट में हमने ये पढ़ा कि सारे के सारे जो टैक्सेस है वो कौन पे कर रहा है, थर्ड ईस्टेट पे कर रहा है। यहाँ तक कि वो कितने ही इनडायरेक्ट टैक्स पे कर रहा है उनके एवरीडे कंजप्शन पे भी, जैसे सॉल्ट पे, टोबैको पे। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा कि आखिर सर्वाइवल ऑफ स्ट्रगल होने लग गया था फ्रांस में। फर्स्ट चीज़ हमने पढ़ी सब्सिडेंस क्राइसिस। इसमें हमने ये पढ़ा कि
जो उनकी बेसिक मीन ऑफ लाइवलीहुड है फ्रांस के लोगों की, वही एंडेंजर्ड होने लग गई है। उसके बाद हमने ये पढ़ा कि आखिर ये कंडीशंस आए क्यों, क्योंकि फ्रांस के जो ग्रेन का प्रोडक्शन था वो कम हुआ था, जिसकी वजह से प्राइसेस जो ब्रेड के थे वो हाई हो गए थे। अब वेजेस जो थे वो तो इंक्रीज हो नहीं रहे थे, क्योंकि जो वेजेस थे वो ओनर डिसाइड करता था, ठीक है। वेजेस वेजेस बढ़ नहीं रहे थे और ब्रेड का प्राइस बढ़ रहा था, इसकी वजह से पुअर और रिच के बीच में जो डिफरेंस था वो ज़्यादा बढ़ता गया। उसके ऊपर से ये हुआ कि वहाँ पर ड्रॉट, सूखा पड़ गया, एंड हेल, बारिश में जो ओले पड़ते हैं वो, जिसकी वजह से वहाँ पर क्या हुआ कि जो हार्वेस्ट थी वो कम हो गई। फिर हमने ये पढ़ा कि क्या बोलते हैं, मिडिल क्लास आई। मिडिल क्लास में हमने ये कौन कौन, मर्चेंट्स पढ़े, ठीक है, बिजनेसमैन पढ़े। इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला, ये एजुकेटेड थे तो इन्होंने बोला कि राइट फ्रॉम बर्थ नहीं होना चाहिए, जो सोसाइटी है वो मेरिट्स पे, मेरिट के बेस पे डिवाइड होनी चाहिए। तीसरा उन्होंने ये बोला कि जो सोसाइटी है वो इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, इक्वल लॉ, इन चीज़ों पे डिपेंड होनी चाहिए। अब जो ये आइडिया थे ये पुट फॉरवर्ड किए फिलोसोफर्स ने। हमने तीन फिलोसोफर पढ़े, लॉकी, रूसो एंड, हमने तीन फिलोसोफर पढ़े थे, लॉकी, रूसो एंड मॉन्टेस्क्यू। हमने यहाँ पर पढ़ा कि जॉन लॉकी बोलते हैं कि जो डॉक्टरेट ऑफ डिवाइन नहीं होना चाहिए। डॉक्टरेट ऑफ डिवाइन का मतलब कि राजा गॉड नहीं है, ठीक है। दूसरा कि सारी पावर राजा के पास नहीं होनी चाहिए। दूसरा जो रूसो था, उन्होंने बोला कि जो अ, जो सोसाइटी जो सोसाइटी है वो, जो गवर्नमेंट है वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट पे बेस्ड होनी चाहिए। और इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट किस किस के बीच में होगा, ये होगा सोसाइटी एंड जो उसके रिप्रेजेंटेटिव है उनके बीच में। थर्ड, इन्होंने जो थे हमारे माउंटेन्स की, इन्होंने बोला कि हम गवर्नमेंट जो पावर है, किंग, जो पावर्स है किंग की, उसी को हम क्या कर देते, डिवाइड कर देते किस किस में, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। फिर हमने देखा कि आखिर ये जो बातें थी ये लोगों के बीच में कैसे फैल रही थी। तो ये कैफ़ेज़ में, सैलून्स में जाके इनके बारे में बात होने लग गई थी, बुक्स में छप के आने लग गया था, न्यूज़पेपर में छप के आने लग गया था। अगर कोई पढ़ नहीं सकता या देख नहीं सकता, रीड नहीं कर सकता, तो उनको क्या कर रहे थे, दूसरे लोग जिनको पढ़ना आता था वो उनको रीड करके सुनाते थे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आगे की वीडियोस के लिए। और अगर आपको किसी भी चैप्टर के ऐसी वीडियोस चाहिए तो आप वो चैप्टर का नाम कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, मैं ज़रूर उस पर अपनी अगली वीडियो बनाऊंगी। थैंक यू।